लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का फेसबुक पोस्ट हटाने के मामले में मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने आज भारत सरकार से माफी मांगी है। मेटा ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है और आज मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोल कैपलन सहित कुछ सीनियर अधिकारियों ने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और भारत के आईटी सेक्रेटरी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मेटा ने यह स्वीकार किया कि उसके प्लेटफॉर्म पर एक खास तरह के कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी पैसा खर्च किया गया था। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी किसी पोस्ट को प्रमोट करने के लिए पैसा देती है तो मेटा उसे किसी सामान्य पोस्ट की तुलना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, रील्स या स्टोरीज में दिखा सकता है। यानी मेटा किसी खास कंटेंट को वायरल बना सकता है, उसे प्रमोट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है और फिर ये सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि उनकी फीड पर एक ही तरह की चीजें आ रही हैं और इसका मतलब यह है कि पूरे देश का मूड यही है। इसे आईटी की भाषा में स्पॉन्सर्ड या बूस्टेड कंटेंट भी कहा जाता है। आपने देखा होगा जब आप फेसबुक पर कोई कंटेंट देखते हैं या कोई कंटेंट पोस्ट करते हैं तो उसके साथ ही फेसबुक आपसे पूछता है कि क्या आप इस कंटेंट को बूस्ट करना चाहते हैं, और अगर आपने उसको क्लिक कर दिया इसका मतलब है कि आप उसे बूस्ट करना चाहते हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए फेसबुक आपसे पैसा लेता है। इसके साथ ही मेटा ने यह भी स्वीकार किया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे उसके प्लेटफॉर्म्स पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कंटेंट और डीप फेक कंटेंट को रोकने और हटाने में उससे गलती हुई है। आपको याद होगा जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान दो चीजें चल रही थीं। पहला, जिन रील्स में प्रधानमंत्री मोदी के लिए, सरकार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो सारा कंटेंट जो सरकार के विरोध में था वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, वायरल हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच रहा था। और दूसरा, 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जब युवाओं के नाम एक वीडियो पोस्ट किया, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने पेपर लीक के मामले में सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया था, कुछ समय बाद फेसबुक ने इस पोस्ट को कुछ देर के लिए हटा दिया था। यानी आप कह सकते हैं कि इस पोस्ट को उन्होंने दबा दिया था। इसके साथ ही मेटा पर भारत विरोधी कंटेंट को बढ़ावा देने के आरोप भी लगातार लग रहे हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में 3 अगस्त को पार्लियामेंट की आईटी पैनल की बैठक हुई। इस कमेटी की बैठक में फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को ब्लॉक करने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक कंटेंट और फेक न्यूज जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई और बैठक के बाद इस संसदीय समिति ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और होम मिनिस्ट्री को कई बड़ी जानकारियां दी। पार्लियामेंट की आईटी पैनल के अध्यक्ष निशिकांत दुबे के मुताबिक मेटा पर कई गंभीर आरोप हैं। पहला, प्रधानमंत्री का वीडियो फेसबुक से 5 घंटे के लिए हटा दिया गया। दूसरा, एल्गोरिदम में पक्षपात किया जाता है। मेटा का एल्गोरिदम राजनीतिक दलों की तुलना में नए ग्रुप्स को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। एक उदाहरण देकर बताया गया कि देश की 4 बड़ी राजनीतिक पार्टियों की कुल मिलाकर रीच लगभग 2 करोड़ 40 लाख है, जबकि कॉकरोच पार्टी की रीच अकेले ही 2 करोड़ 70 लाख हो गई थी। यानी कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी बड़ी पार्टियों की मिलाकर जितनी रीच है उससे कहीं ज्यादा रीच कॉकरोच पार्टी की हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तीसरी बात, कुछ ऐसे ग्रुप्स जो ना राजनीतिक दल हैं ना एनजीओ हैं, उनकी रीच कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों तक पहुंच गई। चौथा, पुराने अकाउंट्स की तुलना में नए अकाउंट्स को प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे आरक्षण विरोधी एक मंच 5-6 दिन पहले बना और उसकी रीच अचानक से लाखों लोगों तक पहुंच गई। यानी किसी एक मुद्दे को लेकर कोई नया प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और वो अचानक से सरकार के विरोध में या किसी ऐसे खास मुद्दे पर जिसमें लोगों को भड़काया जा सके उस पर कंटेंट डालना शुरू करता है और ये जो नए प्लेटफॉर्म होते हैं अचानक से इनकी रीच तुरंत लाखों में पहुंच जाती है, जबकि जो आम लोग हैं उनकी रीच कभी लाखों तक नहीं पहुंचती। पांचवी बात, महिलाओं से जुड़े गलत और आपत्तिजनक कंटेंट को भी फेसबुक और मेटा के प्लेटफॉर्म सब से जल्दी नहीं हटाया जाता। और छठा, मेटा पर आरोप है कि वो बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा हुआ कंटेंट तुरंत
नहीं हटाता। तो फेसबुक या इंस्टाग्राम खुद कंटेंट नहीं बनाते हैं, बल्कि सिर्फ लोगों की पोस्ट को दिखाते हैं। इसलिए उन्हें कुछ कानूनी सुरक्षा दी जाती है, जिसे सेफ हार्बर कहा जाता है। जैसे हर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए उन पर केस नहीं होता, या फेक न्यूज और कॉपीराइट उल्लंघन या मानहानि के मामलों में उन्हें सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये कंटेंट हमने नहीं बनाया, हमारे प्लेटफॉर्म पर किसी और ने ये प्लेटफॉर्म ये कंटेंट बनाकर पोस्ट कर दिया, इसलिए इसमें हमारी जो है कोई गलती नहीं है। पार्लियामेंट का जो आईटी के मामलों में जो समिति है, उसका कहना है कि यदि मेटा नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे मिलने वाला यह कानूनी संरक्षण यानी सेफ हार्बर खत्म कर दिया जाएगा। यानी इसके बाद मेटा पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर बड़ी संख्या में एफआईआर हो सकती हैं, पूरे देश में मुकदमे हो सकते हैं, और मानहानि के नए मामलों में उसे करोड़ों रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि हर वो जो कंटेंट फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आएगा, व्हाट्सएप पर आएगा, उसकी सीधी जिम्मेदारी मेटा की होगी। अभी तो मेटा ये कहकर बच जाता है कि हमने इस कंटेंट को बनाया नहीं है, हमने तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लोग खुद पोस्ट डालते हैं और कंपनी सिर्फ उसे दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स को इंटरमीडियरी कहा जाता है। एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसी डाकिये की तरह होते हैं जो सिर्फ आप तक संदेश पहुंचाते हैं। लेकिन मेटा पर आरोप है कि वो कंटेंट को प्रभावित कर रहा है और अपनी मर्जी से कुछ वीडियोस और रील्स को बढ़ावा दे रहा है। अब आप सोचिए, पुराने जमाने में जो डाकिया हुआ करता था, उसके पास अलग अलग तरह की चिट्ठियां आती हैं। मान लीजिए वो जो डाकिया है वो ही चिट्ठियों को पहले पढ़कर यह तय कर ले कि कौन सी चिट्ठी कहां पहुंचानी है और कौन सी रख लेनी है। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यानी जो मेटा है ये न्यूट्रल ना होकर किसी पब्लिशर की तरह व्यवहार कर रहा था। पब्लिशर का मतलब है कि अगर कोई कंपनी खुद ये तय करने लगे कि कौन सा वीडियो, कौन सा कंटेंट दिखाना है, कौन सा हटाना है या किसे छिपाना है और किसे सबके सामने शोकेस करना है, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रह जाता, बल्कि एक पब्लिशर की तरह काम करता है। एक तरह से मेटा अखबार के संपादक की तरह काम कर रहा है, जो ये तय करता है कि क्या छपेगा, क्या नहीं छपेगा। आपने देखा होगा अखबारों में एक संपादक होता है, न्यूज़ चैनल्स में भी एक संपादक होता है। अखबार का संपादक ये तय करता है कि फ्रंट पेज पर कौन सी हेडलाइन आएगी, कौन सी खबर फ्रंट पेज पर छपेगी, कौन सी अंदर के पेज पर छपेगी, कौन सी खबर बड़ी छपेगी 3 कॉलम की, कौन सी छोटी सी छपेगी। अब मेटा के ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये खुद ये तय कर रहे हैं कि कौन सी खबर इन्हें आप तक पहुंचानी है, कौन सी नहीं पहुंचानी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐसा करना कानून के खिलाफ है, क्योंकि अगर वो कंटेंट को अपनी मर्जी से जानबूझकर प्रमोट करती हैं या उसे दबा देती हैं तो ये गैर कानूनी है। हमारी कमेटी ने जो परसों बैठक ली थी, उस बैठक में कि प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने डिलीट किया, वो इंटरमीडियरी का काम नहीं है, वो पब्लिशर का काम है। अब जितने गाली गलौज, मार पीट, उल्टे सीधे चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हैं, जिस किसी के खिलाफ आती है, वो सभी मेटा चीफ के खिलाफ जो एफआईआर करेंगे, पूरे देश भर में एफआईआर की बाढ़ आ जाएगी और उसके बाद सभी सलाखों के पीछे होंगे। आज की मुलाकात के बाद भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि भारत में इंटरनेट पर अश्लील, अभद्र और गैर कानूनी कंटेंट के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देश में इंटरनेट खुला, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह होना चाहिए, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। और कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी और अश्लील कंटेंट हटाने की ये जिम्मेदारी है। और मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोल कैपलन ने कहा कि उन्होंने भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से प्रधानमंत्री मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाने की गलती के लिए माफी मांगी है। उन्होंने ऑफिशियली ये बात स्वीकार की है। मेटा ने यह स्वीकार किया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पैसा खर्च करके कंटेंट को वायरल किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किसी खास कंटेंट को, किसी खास रील को पहुंचाया जा सकता है। मेटा के इस खुलासे से आज कई गंभीर सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कॉकरोच आंदोलन के दौरान भी इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा वाले रील्स और वीडियोस पर पैसा खर्च करके उन्हें वायरल किया गया था?
क्या कॉकरोच जनता पार्टी का अचानक से इतना ज्यादा लोकप्रिय हो जाना ऑर्गेनिक था, यानी ये प्राकृतिक रूप से उनकी लोकप्रियता आई थी, या फिर इसके पीछे भी एल्गोरिदम का कोई खेल था, इसके पीछे सोशल मीडिया का कोई खेल था, कोई ऐसी ताकत थी जो इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए पीछे से लगातार पैसा खर्च कर रही थी, इन मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पैसा देकर इस कंटेंट को बूस्ट कर रही थी। आज ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मेटा को देना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो इस तरह के भारत विरोधी पोस्ट के लिए पैसा खर्च कर रहे थे। क्या इसके जरिए भारत का राजनीतिक माहौल प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी, और क्या इसके जरिए भारत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कहीं से की जा रही थी। तो आज एक बहुत बड़ा सवाल मैं आप तक, देश के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप में से भी बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लगातार एक ही जैसा कंटेंट आ रहा है। आपको याद होगा जंतर मंतर पर जब ये आंदोलन चल रहा था, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, और इस आंदोलन में एक खास तरह की रील्स बनाई जा रही थी सरकार के खिलाफ, जिनसे पता चलता था कि हमारे देश का जो युवा है वो सरकार के खिलाफ बगावत कर रहा है। हमारे देश के लोगों को ये सरकार अब पसंद नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अश्लील भाषा में वीडियोस बनाए जा रहे हैं, और सोचिए ये वीडियोस भारत के हर घर तक पहुंचे हैं, ये वीडियोस भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचे हैं। आज मैं आपसे बात पूछ रहा हूं, आप देश के किसी भी कोने में चाहे रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, किसी भी मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खास तरह का अश्लील कंटेंट आपके फोन तक पहुंचा, इस देश के हर व्यक्ति तक पहुंचा। आप सोचिए नोएडा की वो जो लड़की रुचिका सिंह जिसने ये वीडियो बनाया था, उसका वो अश्लील वीडियो देश के हर व्यक्ति तक पहुंचा है। आज देश का हर व्यक्ति उसे पहचानता है। ऐसा कैसे हो गया कि एक हफ्ते 10 दिन में ही कुछ खास लोगों के वीडियोस देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच गए, हर परिवार तक पहुंच गए। जंतर मंतर के वीडियोस लगातार आपकी फीड पर आ रहे हैं, और उसके बाद जब मैं लोगों से बात करता था, आप भी लोगों से बात करते थे, तो ज्यादातर लोग यही कहते थे कि भाई यह आंदोलन तो बहुत बड़ा है, ये तो पूरे देश में फैल चुका है, सारे परिवारों में इसके बारे में बात हो रही है, माता पिता, बच्चे, दोस्त, चाय की दुकान पर, सड़कों पर, चौराहों पर, दफ्तरों में, हर जगह, बाजारों में इसके बारे में बात हो रही है। ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लाखों लाखों व्यूज ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जिनके मुश्किल से 1000 या 2000 फॉलोअर्स थे। ऐसे अकाउंट जिसके 500 फॉलोअर्स हैं, 1000 फॉलोअर्स हैं, उसकी रीच आ रही है 5 लाख, 10 लाख, मिलियंस में रीच आ रही है। ऐसा क्या हो गया? और इससे पहले आपने देखा होगा हम कितनी बार कंटेंट बनाते हैं। मैं आपको मेरी बात बताता हूं, मैं कितनी बार कितना अच्छा अच्छा कंटेंट हम बनाते हैं, कैसा भी कंटेंट बनाते हैं, लेकिन मिलियंस तक रीच नहीं आती। लेकिन ये इस प्रकार का जो कंटेंट है, इसकी रीच मिलियंस में आ रही है, मतलब दसियों लाख लोग इसे देख रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? शुरू में हम सबको ये लगा, आपको भी ये लगा होगा कि ये सब कुछ ऑर्गेनिक है, देश की जो भावनाएं हैं वो यही है, पूरे देश का मूड यही है, पूरा देश शायद सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाना चाहता है सोशल मीडिया के जरिए। और हम सोचते थे देखिए सोशल मीडिया कितनी बड़ी ताकत है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ दिखाता ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये बातें आती ही नहीं है। आप ये नहीं समझ पाए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में वही बात आती है जो वेरीफाइड होती है, जो सच होती है, जो दिखाने के लायक होती है, वो बात मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई जाती है। किसी ने गली मोहल्ले में चलते चलते कुछ भी किसी के बारे में कह दिया, ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता। और आपको लगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, इन्होंने तो समझौता कर लिया, ये सब बिक गए, और सोशल मीडिया पर ये जो अश्लील चीजें चल रही हैं, किसी के बारे में कुछ भी आरोप लोग लगा रहे हैं, ये यूट्यूबर्स लगातार सरकार के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, ये सब सच है, इसीलिए तो लोग इन्हें देख रहे हैं। आपने देखा होगा जो यूट्यूबर्स सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार कंटेंट बना रहे थे, उनके व्यूज मिलियंस में जा रहे थे। इन यूट्यूबर्स को क्या लगा? इन्हें यह लगा कि देश का मूड ही ऐसा है, अगर वो सरकार की आलोचना करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भद्दी बातें करेंगे, तो उन्हें ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ज्यादा व्यूज मिलेंगे तो यूट्यूब से ज्यादा पैसा मिलेगा।
फेसबुक से ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फेसबुक भी कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा देता है। और पूरे देश में एक नकली माहौल पैदा हो गया। आप सबको यह लगने लगा कि सोशल मीडिया पर जो देखा जा रहा है वही लोकप्रिय है। अब यह पता चला है कि इस कंटेंट के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इसके लिए पैसा खर्च कर रही थी। फेसबुक को उस पर आरोप लग रहे हैं कि पैसा खर्च करके इस कंटेंट को बूस्ट किया जा रहा था, और क्योंकि यह बूस्ट हो रहा था इसलिए यह घर घर तक पहुंच गया। इसके खिलाफ जो लोग कंटेंट बना रहे थे, इसके खिलाफ जो बातें हो रही थी, हमारे जैसे जो लोग हैं जो इसके खिलाफ आपको सच्चाई बता रहे थे, इन सब वीडियोस की रीच कम कर दी गई। हमारे वीडियोस घर घर तक नहीं पहुंचे, हमारे वीडियोस देश के हर नागरिक तक नहीं पहुंचे, लेकिन इनके पहुंच रहे थे। बिजनेस की भाषा में कहते हैं, नो कंपनी इज बिगर देन इट्स बिगेस्ट मार्केट, यानी किसी भी कंपनी से बड़ा उसका सबसे बड़ा बाजार होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने वाली कंपनी मेटा के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। यह कंपनी ऐसी है जो अपने सामने किसी देश की सरकार को कुछ समझती नहीं। ये कंपनियां अब ये समझती हैं कि ये किसी भी देश की सरकारों से बड़ी हो चुकी हैं, ये किसी भी देश में सरकारों को पलट सकती हैं। नेपाल में ये कर चुके हैं, बांग्लादेश में कर चुके हैं, श्रीलंका में कर चुके हैं, और बहुत सारे देशों में विद्रोह की स्थिति पैदा कर चुके हैं। इन्हें यह लगा कि ये भारत में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बाद में इन्हें समझ में आया कि भारत क्यों दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के सारे सिस्टम्स, सारी संस्थाएं ठीक काम कर रही हैं। भारत की जो पार्लियामेंट है वो आज भी सबसे शक्तिशाली है, और पार्लियामेंट की जो आईटी की कमेटी है, समिति जो है आईटी की, उसके सामने फेसबुक बेबस हो गया। और आज भारत सरकार के साथ जब फेसबुक के अधिकारियों की मीटिंग हुई, छोटी मीटिंग हुई, डायरेक्ट मीटिंग हुई, भारत सरकार के जो मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बहुत सख्त भाषा में इनके साथ बात की और इन्हें बताया कि भारत सरकार आपके साथ खुश नहीं है, और हमने आपको जो भी कानूनी प्रावधान के तहत सेफ हार्बर दिया गया है, आपको इसे हम वापस ले लेंगे। आपका यहां काम करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप ये सब करेंगे तो। और इसके बाद मेटा की इस पूरी टीम ने तुरंत माफी मांग ली, सारी गलती मान ली। यहां तक कि मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भी सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली कि हमें माफ कीजिए। इसका एक बड़ा कारण तो यह है कि भारत सरकार ने उनके साथ बहुत सख्ती की, और भारत उनके लिए सबसे बड़ा बाजार है। भारत में व्हाट्सएप के 85 करोड़ यूजर्स हैं। पूरी दुनिया में 300 करोड़ यूजर्स में से 85 करोड़ भारत में है। इंस्टाग्राम के 47 करोड़ यूजर्स हैं भारत में, और फेसबुक के 37.5 करोड़ यूजर्स हैं। आज व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर हर चौथा व्यक्ति भारतीय है। मेटा को भारत से अरबों रुपए की कमाई होती है। भारत उसका सबसे बड़ा बाजार है। इसे कैसे जाने देंगे? इसलिए माफी मांगने में ही भलाई है। वर्ष 2024 में सिर्फ फेसबुक इंडिया की आमदनी 25% बढ़कर 3,793 करोड़ हो गई थी। सोचिए, 3,793 करोड़ की आमदनी, जबकि मुनाफा भी लगभग 28% बढ़कर 647 करोड़ हो गया था। इतना मुनाफा ले रहे हैं भारत के बाजार से। हम आपसे ये बात पहले भी कहते रहे हैं कि इस तरह की सोशल मीडिया कंपनियां चाहे तो किसी भी देश की सरकार के खिलाफ एक बहुत विरोधी माहौल पैदा कर सकती हैं। नेपाल और बांग्लादेश में यही हुआ था, और इसका एक ट्रेलर हमें जंतर मंतर आंदोलन के दौरान भी देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देने वाले वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग यूजर्स की टाइमलाइन पर पहुंच रहे थे। देश के हर नागरिक की टाइमलाइन पर यह वीडियो पहुंच गए। मेटा का यह स्वीकार करना हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। इसलिए अब ऐसी सभी टेक कंपनियों से हर वो जानकारी लेनी चाहिए जिससे भारत के लोकतंत्र के हित जुड़े हुए हैं, जिससे भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। और आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें मीडिया पर सवाल उठाया जाता है। आपने देखा होगा पिछले काफी समय से ये बात कही जाती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीडिया आपको सही बात नहीं दिखाता। और आपको धीरे धीरे हर रोज जब ये झूठ सुनने को मिलता है तो थोड़े दिन के बाद आप भी यकीन करने लगते हैं।
और आपके दिमाग में एक बात डाली जा रही है कि जो सच है वो तो सोशल मीडिया पर है। आपके दिमाग में पिछले कुछ हफ्तों में, खास तौर पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद, यह कहा जा रहा है कि अब लोग न्यूज देखने के लिए इंस्टाग्राम पर आते हैं। लोग अखबार नहीं पढ़ रहे, न्यूज चैनल नहीं देख रहे, इंस्टाग्राम पर न्यूज देखने के लिए आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और क्यों नहीं, इंस्टाग्राम तो यही चाहेगा कि लोग न्यूज देखने के लिए भी इंस्टाग्राम पर ही आ जाएं, मनोरंजन भी देखें, अश्लील कंटेंट भी देखें और साथ ही न्यूज भी देखें। और उसी न्यूज में बहुत सारी फेक न्यूज और बहुत सारी ऐसी वायरल की जाने वाली न्यूज आप तक पहुंचेगी और आप सोचने लगेंगे कि यही सच है। तो एक माहौल हमारे देश में तैयार किया जा रहा है जिसमें आपसे यह कहा जाता है कि अब आप यूट्यूबर्स को देखिए, अब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखिए, अब आप न्यूज देखने के लिए इंस्टाग्राम पर आइए, फेसबुक पर आइए, यूट्यूब पर आइए, लेकिन अपने देश के भरोसेमंद न्यूज चैनल्स पर मत जाइए, अपने देश के भरोसेमंद अखबारों को मत पढ़िए, अपने देश के भरोसेमंद जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े न्यूज एंकर्स हैं, उन्हें मत देखिए, क्योंकि ये सब तो बिक चुके हैं। आपको क्या लगता है ये सब आपके दिमाग में क्यों भरा जा रहा है? ये इसलिए भरा जा रहा है कि जिस दिन इस देश के लोगों ने भरोसेमंद पत्रकारों को देखना बंद कर दिया, भरोसेमंद न्यूज चैनल्स को देखना बंद कर दिया, उस दिन उन तक सही जानकारी पहुंचनी बंद हो जाएगी और उसके बाद जो कुछ उन्हें सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा वो उसी पर विश्वास कर लेंगे और फिर सोशल मीडिया उन्हें यह दिखाएगा, उन्हें यह प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा कि आप अपने देश के खिलाफ बगावत कर दीजिए, आप इस सरकार को गिरा दीजिए, आप अपनी सेना के खिलाफ खुद खड़े हो जाइए, आप अपनी पुलिस के खिलाफ खड़े हो जाइए, आप अपने देश में जितने भी आपकी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन सब के खिलाफ खड़े हो जाइए। आप कह दीजिए कि आपको संसद में कोई विश्वास नहीं, आप कह दीजिए कि आपको हमारे चुनाव में कोई विश्वास नहीं, आप कह दीजिए कि जितनी भी संस्थाएं हैं आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई विश्वास नहीं, सीबीआई में, ईडी में, पुलिस में, किसी में कोई विश्वास नहीं। आप स्कूल नहीं जाना चाहते, देश के कॉलेज में नहीं जाना चाहते, देश के सरकारी महकमे में नौकरी नहीं करना चाहते, ऐसा माहौल बना दीजिए। और जिस दिन ऐसा माहौल बन गया उस दिन इस देश में बगावत होगी और वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ और ये सोशल मीडिया कंपनियां यही चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश आपके दिमाग में भर दी गई है। इसलिए मैं आपको आज ये कह रहा हूं कि आप सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि आपके साथ कोई ऐसी ताकत है जो बहुत बड़ा खेल कर रही है, वो आपके दिमाग के साथ खेलना चाहती है। और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है उसके पीछे कोई शक्ति है जो यहां पर पैसा देके उस कंटेंट को बूस्ट करती है। आप कल से खुद चेक कीजिएगा कि सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट है जिसके 50, 100, 500 फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो जो कंटेंट डाल रहा है सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, हमारी सरकारी व्यवस्था के खिलाफ, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ, हमारे चुनावों के खिलाफ, हमारी संसद के खिलाफ, हमारी सेना के खिलाफ, उस कंटेंट को लाखों व्यूज मिल रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? आप खुद चेक कीजिए। मेरी बात पर अगर आपको यकीन नहीं है तो कल से आपके सारे ऐसे अकाउंट्स देखिए। इस कॉकरोच आंदोलन के दौरान ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, जिनके आंदोलन से पहले 1000, 2000 फॉलोअर्स हुआ करते थे, आज उनके फॉलोअर्स लाखों में चले गए हैं। कैसे संभव है? इस सब के पीछे पैसे की ताकत है और मंशा की ताकत है। और ये जो मार्क ज़करबर्ग हैं, जिन्हें अभी आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके पीछे इनकी कंपनी है जो पैसा कमाने के लिए या किसी दूसरे कारण से भारत जैसे देश को अस्थिर करने में लगी हुई है। इसलिए सरकार तो जो करना है कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसी सोशल मीडिया कंपनियों के हथियार मत बनिए, अपना इस्तेमाल मत होने दीजिए।